हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन। आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हमें दिया गया है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends on its length and acceleration due to gravity g। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि determine the dependence of t which is time period on length l and the acceleration due to gravity g। तो सबसे पहली बात तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है। इवन दो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ना भी मालूम हो टाइम पीरियड क्या होता है या फिर सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाई डू दैट? मैंने आपके लिए एक बहुत ही रूडिमेंट्री सा सिंपल पेंडुलम बनाया है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ, किसी भी धागे के साथ कुछ भी मास को अटैच कर दो। मैंने ये कंगन अटैच किया है, जिसको मैंने 5 साल पहले खरीदा था। आज तक कभी इसको यूज करने का मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला फाइनली, सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट। तो ये होता है एक सिंपल पेंडुलम, जैसे आपने पुरानी तरह की घड़ियों में देखा होगा, सुई ऐसे ऐसे हिलती है, वो भी सिंपल पेंडुलम होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड है, लेट्स से मैंने इस जो मास अटैच किया धागे से, जो कि ये कंगन है, उसको एक तरफ खींचा। तो ये हो गई वन एक्सट्रीम ऑफ द पेंडुलम, एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी। यहां से इसको रिलीज कर दो, ये दूसरी तरफ जाएगा, वापस आ जाएगा। वो टाइम जो इसको यहां से दूसरी तरफ जाने में और वापस आने में लगता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये वाला टाइम, ठीक है, ये टाइम, ये वाला टाइम, टाइम टू गो एंड कम बैक। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं बीच में ही, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां से अगर ये एक तरफ जाए, फिर वापस आए, दूसरी तरफ जाए, फिर वापस आए, इसको भी बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स के अंदर। तो ये तो हो गया सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम में बोला गया है कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर एंड जी के ऊपर। तो ये मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया, जो काइंड ऑफ इंफिनिटी लगता है लेकिन इंफिनिटी नहीं भी है, ये क्या है? सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ऑलराइट। तो भाई, हमें ये तो मालूम है कि टी एल पे भी डिपेंड करता है, जी पे भी। लेकिन वो कैसे डिपेंड करता है, हमें वो निकालना है। तो दैट मीन्स टी डिपेंड करता है एल टू द पावर ए के ऊपर एंड जी टू द पावर बी के ऊपर। ये ए और बी क्या है, यही तो हमें निकालना है। प्रॉब्लम हमें यही निकालने के लिए बोल रही है कि निकालो भाई ए क्या है और बी क्या है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटा करके हम लोग बना देंगे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये आया कहाँ से? ये आता है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट्स करके हम निकालते हैं कि ये जो k है, इसकी क्या वैल्यू होगी। इसको और भी क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल। ये एम्पेरिकली ऑब्टेन्ड डाटा है। और k की एक और भी बात है, ये जो k है ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है। तो बताओ, अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स ये यूनिटलेस भी है। कोई भी चीज जो डायमेंशनलेस है, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी, ठीक है। तो अब ए और बी निकालने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि यूनिट्स को यूज करके निकालो, दूसरा है डायमेंशंस को यूज करके निकालो। तो आई एम गोइंग टू डू इट द इजी वे फर्स्ट, विच इज यूजिंग यूनिट्स। तो भाई वो कैसे करेंगे? वो ऐसे होगा, चलो, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास अभी, t इक्वल्स के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी, इसमें सभी की यूनिट्स लिख लो। टाइम पीरियड t, इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड्स। और उसके बाद ये के की क्या यूनिट है? यूनिटलेस। के इज यूनिटलेस, कोई यूनिट्स नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग जाते हैं एल के ऊपर। एल क्या है? लेंथ। लेंथ की क्या ऐसा यूनिट है? मीटर्स। एल की क्या पावर है? ए, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो जी है ये क्या है? इसके लिए लेट्स यूज़ ग्रीन कलर। जी होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जी की पावर क्या है? बी। तो ये हमारे को अब आ गया S इक्वल्स m टू द पावर a, m इज मीटर्स, टाइम्स m टू द पावर b डिवाइडेड बाय s टू द पावर 2b। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं m, ये m और ये b ऐड हो गए, राइट? और नीचे क्या आएगा? ये s स्क्वायर टाइम्स b, s टू द पावर 2b। ये किसके बराबर है? s के। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि राइट साइड के ऊपर ये मीटर टू द पावर a प्लस b ये टर्म है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर मीटर की क्या कोई टर्म है? नहीं है। तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है? मीटर टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। कभी नहीं भूलना। एनी नंबर, मिलियन हो, बिलियन हो, ट्रिलियन हो, गजिलियन हो, जो मर्जी हो, जैसे ही उसको लगा दिया टू द रेज टू द पावर 0, वो हो जाएगा किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये हुई 0 की पावर, लाइक पावर वाली पावर, उसकी शक्ति, नॉट एक्सपोनेंट। एनीवे, तो हम लोग अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर द पावर्स ऑफ द लाइक यूनिट्स ऑन ईच साइड। लाइक मतलब एक जैसी। कंपेयर द पावर ऑफ लाइक यूनिट्स ऑन ईच साइड। तो आप केमिस्ट्री में अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक एंड या दैट्स इट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। या फिर हम लोग फिजिक्स में आप लोग +2 में पढ़ेंगे कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक मतलब एक जैसे। ये लाइक मतलब पसंद करना नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है एक जैसा जो हो। ऑलराइट, तो अभी देखो यहाँ पे एक जैसे क्या है? ये और ये। दैट मीन्स कि m टू द पावर 0 किसके बराबर है? m टू द पावर a प्लस b के। और दूसरा क्या बचा हमारे पास? ये सेकंड। ये सेकंड की क्या पावर है? 1। कुछ नहीं लिखा तो 1 इम्प्लाइड है ना? ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 ओवर s 2b। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? s टू द पावर माइनस 2b। ठीक है ना? तो अभी क्या है कि अगर ये बेस सेकंड है, दोनों में बेस सेम है, तो दैट मीन्स ये जो पावर है वो भी सेम ही होगी, है ना? तो मैं मतलब कि ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स माइनस 2b। यहां से b क्या आ जाएगा? माइनस 1/2। हो गया इतने तक। अभी हम लोग मास के ऊपर आएंगे। पहले मैंने ये क्यों सॉल्व की, ये क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन एक है। कैसे एक इक्वेशन है? लेट मी शो यू। तो इक्वेशन एक ऐसी है कि बेस है m, तो मतलब पावर्स को कर दो इक्वेट। अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। तो a प्लस बी इक्वल 0। तो ये सिर्फ एक ही इक्वेशन है अभी तक, और दो वेरिएबल्स हैं a एंड b। हम सिर्फ इस इक्वेशन से a या फिर b, दोनों में से किसी को भी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अगर ये b आ जाए तो हम इसको यहाँ पर डाल करके a के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं a क्या होगा। b की बजाय मैंने लिख दिया -1/2। तो ये a क्या हो जाएगा? यहाँ पर a हो जाएगा हमारा, लेट मी मूव इट अप, 1/2। तो हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल दिया। चलो, तो अब लिखते हैं दोबारा से अपनी इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी हमारी? t इक्वल्स k टू द पावर l, सॉरी k टाइम्स l टू द पावर a g टू द पावर b। तो अब हमें a भी मालूम है, b भी मालूम है। तो a है 1/2 और g g है -1/2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हटा देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये k होता क्या है? टर्न्स आउट कि k होता है 2 पाई। तो ये है फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
तो हमने अब डिपेंडेंस निकाल ली। ये है डिपेंडेंस ऑफ टी ऑन एल एंड जी, जिसके लिए हमने निकालनी थी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये हमने किया है यूजिंग यूनिट्स। देखिए कितना सिंपल, कितना इजी था ये। यूजिंग डायमेंशंस भी इजी ही है। इजी है लेकिन कम्बरसम है। कम्बरसम मतलब क्या होता है कि जस्ट मतलब ज़्यादा स्पेस लेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलो हम लोग सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग डायमेंशंस नाउ। ये लाइन लगा देते हैं। सेम प्रॉब्लम। तो t इक्वल्स k l टू द पावर a g टू द पावर b। अब क्या है, t की डायमेंशंस क्या है यहाँ पे? m0 l0 t1। टाइम पीरियड है, इसमें कोई मास नहीं, कोई लेंथ नहीं। टाइम है क्या? ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड टाइम ही तो है। करेक्ट। और ये जो k है इसकी हमने पहले ही बोल दिया कोई डायमेंशंस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख भी लूँ m0 l0 t0, वो मुझे दे क्या देगा? कुछ भी नहीं। उसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। लिख लें? चलो भाई लिख लेते हैं। आई डोंट केयर। एल। एल क्या है? लेंथ। तो लेंथ के अंदर मास क्या है? 0, लेंथ है 1 और टाइम क्या है? 0। इसकी पावर लगा दो a। फिर क्या बचता है? ये g। g क्या है? ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? उसके अंदर कोई मास नहीं होता। L1 t minus 2। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन टू द पावर b। तो अभी जो राइट साइड के ऊपर तो हमने ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? ऐसे। ये और ये 3 डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला आर बीइंग मल्टीप्लाइड ऑन द राइट साइड। तो वो हम कैसे करेंगे? ये है अब सिंपल अलजेब्रा, जो कि आपको शायद बहुत ही आपको रात को सोते हुए जगा दो, तब भी आई एम श्योर कि आप कर सकते हो। x to the power 2 times y times z to the power 1, x to the power minus 1, y to the power 0, z to the power 2। इसको कैसे करोगे? You know it? x times x, इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 2 minus 1, y इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 plus 0, z और ये z इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 plus 2। तो ये दे देगा x to the power 1, y to the power 1, z to the power 3। अभी पार्डन में अगर आप इसको z बोलते हैं और मैं z बोल रही हूँ। अभी मुझे यहाँ पर यूएस में पढ़ाते हुए बहुत साल हो चुके, मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर z बोलते हैं, z है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। तो मुझे थोड़ा z बोलने की आदत पड़ गई है, तो जस्ट पुट अप विद इट, बट नो इट के आई मीन z। And it reminds me when I was in India and working on my master's in physics at Punjab University, हमारे एक नए प्रोफेसर आए थे। I wouldn't take anybody's name here, लेकिन वो बर्कले से आए थे, कैलिफोर्निया से। वहाँ से उन्होंने पोस्ट डॉक की थी। तो वो हमें पढ़ा रहे थे एंड ही वुड से जी एंड हम लोग काफ़ी हँसते होते थे एक्चुअली कि ये जी क्या बोलते रहते हैं। हमने उससे पहले कभी वो जी सुना नहीं था। तो एनीवे, जस्ट अ साइड स्टोरी। तो हम लोग ये अभी मैंने जो आपको दिखाया है ऊपर, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूला में। तो ऐसा करते हैं, वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू रीराइट इट। जो पैरेंथेसिस के बाद पावर है, उसको आई विल ब्रिंग इनसाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्या किया यहाँ पर? लेट्स से अगर हो x स्क्वायर टू द पावर -3, इसको कैसे लिखते हैं? x 2 टाइम्स -3 इज x टू द पावर -6। बस वही मैंने किया है। ठीक है? तो अगर आपको इन चीज़ों में कुछ भी दिक्कत है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि पहले ये चीज़ें अपनी रिव्यू कर लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी फिज़िक्स के अंदर। ऑल्दो जो मैथ चाहिए होगा, आई रिव्यू इट विद यू। मैंने यहाँ पे रिव्यू कर दिया, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनीवे, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये आता ही है ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे, लेट मी शो दिस टू यू। क्या मिलेगा? m टू द पावर 0 टाइम्स m टू द पावर 0 टाइम्स m टू द पावर 0, m टू द पावर 0 प्लस 0 प्लस 0 स्टिल 0 हो गया। उसके बाद l टू द पावर 0, l टू द पावर a एंड l टू द पावर b। नेक्स्ट क्या है?
t to the power 0, t to the power 0 and t to the power minus p. तो ये होगा which is m to the power, actually why not, m to the power 0, l to the power a plus b, and lastly t to the power minus 2b. Let's close the parentheses. अभी चलो अब लेफ्ट साइड के ऊपर लिखते हैं. क्या लिखेंगे? m to the power 0, l to the power 0 and t की क्या पावर है? 1. हो गया. अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर द पावर्स जहां पर बेस सेम है. तो यहां पर हो गया m to the power 0, m to the power 0. तो पावर्स क्या है? 0. 0 इक्वल 0. श्योर 0 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्या है? l एंड ये वहां दूसरा l. l to the power 0 ऑन लेफ्ट साइड, l to the power a plus b ऑन द राइट साइड. ये हमें क्या देगा? बेस सेम है, मतलब पावर्स भी सेम है. 0 इक्वल्स a plus b. फिर क्या है? t. t की पावर लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है? 1. राइट साइड के ऊपर क्या है? माइनस 2b. अगेन बेस इज सेम, दैट मीन्स यू कैन इक्वेट दी पावर्स. अब यहां के बाद अलजेब्रा सेम है. यहां से क्या आ जाएगा? b इक्वल्स माइनस 1/2 और ये क्या दे देगा? उस b को इधर डालो, ये दे देगा a इक्वल्स 1/2. फिर वहां से तो भाई सेम स्टोरी है. अब बस हमें निकालना क्या था? बस a और b ही तो हमें निकालने थे. यहां पर a हो गया, इधर b हो गया. तो हमारी इक्वेशन क्या थी? t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a एंड g टू द पावर b. तो हमने a और b निकालने थे, हमने निकाल लिए. ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाला. a को क्या बना दिया? 1/2. g को बना दिया माइनस 1/2. एंड वंस अगेन जस्ट लाइक बिफोर इसको ऐसे करके लिख लेंगे. फिर वी नो दैट k की वैल्यू है यहाँ पर 2 पाई. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. हमने दो तरीके से कर लिया. आपको जो पसंद है आप करो. आई पर्सनली लाइक टू यूज यूनिट्स, लेकिन यू कैन यूज इट ईदर वे एज लॉन्ग एज तुम्हारा मैथ सही है. यू गॉट इट. ठीक है, काफी फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड था. अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ में आया और यू थिंक दैट आई कुड एक्सप्लेन समथिंग बेटर, let me know in the comments. बताइए मुझे and I'll make it a point to address those concerns and questions. तो चलो इसके बाद मूव करें प्रॉब्लम नंबर 2 के ऊपर. Let's go. हमारी प्रॉब्लम नंबर ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2. तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम भी टाइम पीरियड के ऊपर ही बेस्ड है. यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक स्प्रिंग और बॉक्स सिस्टम की. तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया आपके लिए ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए. तो आई एम श्योर कि आपको मालूम है स्प्रिंग क्या होता है. ऐसी कोयल स्ट्रक्चर, इसको स्प्रिंग बोलते हैं, राइट? तो हमने क्या किया हुआ? एक स्प्रिंग को एक बॉक्स के साथ अटैच कर दिया और इस सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया है. लेट्स से आपने इसको जमीन के ऊपर रखा हुआ है. तो होगा क्या? आपको मालूम है कि आप अगर बॉक्स को इस तरफ खींचोगे, उसके बाद इस पोजीशन पे बॉक्स को छोड़ दोगे, रिलीज कर दो, तो क्या होगा? स्प्रिंग इसको वापस इस तरफ खींचेगा और बॉक्स यहां तक आ जाएगा, राइट? फिर यहां तक आने के बाद फिर ये वापस इस तरफ जाएगा, फिर ये वापस इस तरफ आएगा. तो अगर ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस होगा तो ये स्प्रिंग और जो मास सिस्टम है ये ऐसे ऑसिलेट करेगा. पर रियलिटी में फ्रिक्शन होता है तो ये रुक जाता है. सिमिलरली अगर खींचने की बजाय, तो लेट मी इरेज दिस. तो खींचने की बजाय अगर आप स्प्रिंग को क्या करते, आप इसको कंप्रेस करते पहले. तो अब आप बॉक्स को यहां ले आए हो, यहां लाने के बाद आपने रिलीज किया है. तो रिलीज करने के बाद क्या होगा? फिर से ये जो मास है इस तरफ जाएगा क्योंकि स्प्रिंग वांट्स टू गो बैक जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे. यहां पहुंचने के बाद ये ओवरशूट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आएगा. फिर यहाँ के बाद ये फिर से वापस जाएगा. तो ये जो टाइम है जब आपने उसको यहाँ पर खींचा, राइट, यहाँ खींचने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर वापस आ रहा है. तो ये दोनों के जो टाइम होता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड. ये कंप्लीट साइकिल है, जहां से शुरू हुआ वहां वापस पहुंच गया, वो है टाइम पीरियड. तभी टाइम पीरियड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है?
ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों के ऊपर, जो हमें दिए गए हैं। एक तो डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट K के ऊपर और दूसरा मास M, जो कि ये इसका बॉक्स का मास है M, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इट्स अ मेजर ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना रिजिड है, उसका जो मेजर होता है उसका वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कितना वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, राइट? अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो कितना वापस जाना चाहता है, कितनी जोर से वापस जाता है, या फिर आप अगर उसको कंप्रेस करो वो कितनी जोर से वापस दोबारा से एक्सपेंड होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, उसका जो मेजर होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोग इसकी बात करेंगे जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें दिया गया जस्ट इतना कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दो चीजों के ऊपर। एक तो डिपेंड करता है के के ऊपर। अब ये जो के है लोअर केस के है, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ। ये जो लोअर केस के है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, और हमें दिया गया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इट्स मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स। इसकी एसआई यूनिट्स होती है न्यूटन्स पर मीटर। ठीक है, तो ये रहे इसकी एसआई यूनिट्स है न्यूटन्स पर मीटर, और ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक बिफोर हमें डिपेंडेंस निकालनी है। तो ये जो टाइम है पीरियड है के ऊपर लिनियरली डिपेंड कर सकता है, हो सकता है किसी पावर लॉ के थ्रू डिपेंड करे, लॉगरिथमिक डिपेंडेंस हो, एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस हो, कितनी तरह के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हम लोग यहाँ सोच सकते हैं। तो हमें वो निकालने के लिए क्या करना है, हमें ये पावर्स दिखनी है, हमें पावर्स निकालनी है कि ए क्या है और बी क्या है। एंड जस्ट लाइक हमने पहली प्रॉब्लम में किया था, हम लोग ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, जिसको टिपिकली हम लोग बोलते हैं अपर केस के। ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हर क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस भी होगी। अगर उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, दैट मीन्स अगर वो है m0 l0 t0, तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी, ये चीज जो भी है ये यूनिटलेस ही होगी। तो जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हियर, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी k है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है c। ठीक है, तो c है मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद इसको एज सच लिख लेते हैं। ठीक है, लोअर केस k टू द पावर a m टू द पावर b। अभी क्या है लेफ्ट साइड के, चलो इसको फिर से हम लोग करते हैं यूनिट्स यूज करके। लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट है सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड है। और ये जो अपर केस c है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, तो हम इसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो k है ये हमें मालूम है क्या है, न्यूटन्स पर मीटर, और इसकी पावर क्या है a। फिर चलो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट मास। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम्स। इसकी पावर क्या है p। बहुत बढ़िया। इसके बाद चलो आगे चलते हैं न्यूटन्स। न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन यूनिट है फोर्स की। फोर्स होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा तो आप लोग बहुत जल्दी इसको पढ़ेंगे। तो फोर्स है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स की तो हम लोग बोलते हैं इफ 1 किलोग्राम मास इज एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो जो फोर्स अप्लाइड होती है वो होती है 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ मास एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूटन की बजाय हम लोग लिख देंगे किलोग्राम टाइम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कि हम लोग जो भी यहाँ पे यूनिट्स है उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें, इन द यूनिट्स ऑफ द 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि है मास, लेंथ और टाइम। तो जो भी यूनिट होगी हम उसको मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स में लिखेंगे। हर चीज हर यूनिट उसके अंदर लिखी जा सकती है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है जी, चलो। तो हमने अभी बोला कि न्यूटन क्या है, किलोग्राम टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है ए। इसको मैंने नीचे करना है थोड़ा सा, बिकॉज इट ड्राइव्स मी क्रेजी कि अगर सही जगह के ऊपर ना हो तो। उसके बाद ये जो नीचे वाला, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाला ये मीटर है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा मीटर। इसकी भी पावर ए है, ये आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है? किलोग्राम टू द पावर बी। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम्स, मीटर्स, फिर उसके बाद सेकंड स्क्वायर, उसके बाद ये वाला मीटर। सी आई एम कलर कोडिंग इट। तो ये जो था, ये वाला है, ये वाला जो था, वो ये वाला है, ठीक है? इस सब को फिर हम लोग क्या करेंगे? कर देंगे रेज़ टू द पावर ए। एक्चुअली बिफोर दैट, लेट मी गेट रिड ऑफ समथिंग। ठीक है, ओके, बैक टू दिस, टू द पावर ए। उसके बाद क्या है? ये हमारे किलोग्राम जी हैं। ये इसको वापस लिख दिया। तो अब आप क्या कर सकते हो? राइट अवे यू सी कि ये वाला जो मीटर है, ये इस मीटर को कैंसल कर गया। तो क्या बचा? हमारे पास बचा किलोग्राम्स, नीचे है सेकंड स्क्वायर, इसकी पावर है ए, टाइम्स किलोग्राम्स, इसकी पावर है बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जस्ट लाइक हमने पहले किया था, हम ये किलोग्राम्स को कंबाइन करके बना देंगे किलोग्राम टू द पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सेकंड टू द पावर स्क्वायर, एक्चुअली 2a आई शुड से। इधर क्या है? जस्ट सेकंड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? जस्ट लाइक हमने पहले किया था, हम लोग करेंगे इक्वेट पावर्स ऑफ द सेम बेस ऑन ईच साइड। तो अभी क्या यहाँ पे एक है सेकंड टू द पावर 1। अभी राइट साइड पे हमारे पास किलोग्राम भी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं किलोग्राम टू द पावर 0, जस्ट सो दैट हमारे पास सेम यूनिट्स हो ऑन बोथ साइड्स। तो अभी यहाँ पे है किलोग्राम की पावर क्या है? 0। राइट साइड के ऊपर किलोग्राम की पावर क्या है? a प्लस बी। तो क्या है? जो बेस क्या है यहाँ पे? किलोग्राम है। किलोग्राम इज द बेस, ठीक है? और 0 on the left side and a plus b on the right side, these are the powers of kilograms. नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट साइड के ऊपर है सेकंड टू द पावर 1 और राइट साइड के ऊपर है सेकंड टू द पावर नेगेटिव 2a, क्योंकि ये क्या है? kg a प्लस b टाइम्स सेकंड्स टू द पावर माइनस 2a। तो सेकंड्स टू द पावर 1 वाली 1 जो कि पावर है, दूसरी तरफ है माइनस 2a। तो अभी ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये हमें क्या देती है? a इक्वल्स माइनस 1/2। एंड इसको जब हम इंसर्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, वो देगी हमें नेगेटिव 1/2 प्लस p इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू एड 1/2 टू बोथ साइड्स विच गिव्स यू b इक्वल्स 1/2। तो अब हमारे पास a भी हो गया, b भी हो गया। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? t इज इक्वल टू c टाइम्स k टू द पावर a एंड था उसके बाद m टू द पावर b। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करो? c एक्चुअली अगेन ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है कि जो c है इट इज इक्वल टू 2 पाई। a को हमने क्या निकाला? माइनस 1/2। m को क्या निकाला? 1/2। एंड लास्ट टाइम मैंने दिखाया नहीं था, बट दिस टाइम आई लाइक टू शो इट टू यू कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। जस्ट गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू समबडी हु डजंट नो इट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव पावर थी, उसको नीचे लाके पॉजिटिव कर दिया। 2 पाई, ठीक है? फिर इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, पावर को हमने कंबाइन कर दिया, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे 2 पाई m ओवर k 1/2, जो कि आपको ये दे देता है। इजी, राइट? हो गया, समझ आ गया पावर यूनिट्स यूज करके इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायमेंशंस यूज करके। आई नो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में भी सिखाया था, बट आई अंडरस्टैंड कि फॉर समथिंग टू रियली सेट इनटू योर माइंड, इनटू योर ब्रेन, उसको बार-बार देखना भी ज़रूरी है। लेकिन अगेन ये यहाँ पे सत्संग नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको देखना नहीं है। आपने नोटबुक लेकर के, पेपर पेंसिल लेकर के इसको बाकायदा लिखना भी है। ओनली देन, सिर्फ तभी आपको आएगा। अदरवाइज़ देखने में सब कुछ आसान ही लगता है, जब अपने आप करने बैठो तब तोते उड़ जाते हैं। तो अपने आप से करो सॉल्व, ओके? तो जब भी व्हेन आई राइट द प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम को देखने के बाद वीडियो को पॉज़ करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो।
अगर अपने आप से नहीं होती, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो। एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद उसको पॉज़ करके रख दो, उसको अलग से रख दो, उसको दोबारा से अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? जब तक आप अपने आप से सॉल्व नहीं करोगे, ना तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही सही में प्रॉब्लम सॉल्व करनी आएगी। चलो, हो गया मेरा लेक्चर, उपदेश खत्म, प्रॉब्लम स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, तो हमने क्या बोला कि t इक्वल्स c टू द टाइम्स k टू द पावर a m टू द पावर b। अब हम लोग लिखेंगे डायमेंशंस इनकी, जस्ट लाइक हमने पहले किया था। तो अभी की बात तो वी आर गोइंग टू फ्लाई थ्रू इट। m0 l0 t टू द पावर 1, ये जो c है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। लास्ट टाइम मैंने लिखा था m0 l0 t0, बट उसका कोई असर तो हुआ नहीं, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो हाउ अबाउट इस टाइम हम लोग ना लिखें, इससे हमारी लाइफ ईज़ी हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी हो जाएगी। फिर जो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है भाई, इसकी डायमेंशंस क्या होती है? हमने देखा कि ये है न्यूटन्स पर मीटर। न्यूटन्स क्या था? किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे है फिर से ये मीटर, सही? तो होगा क्या, ये जो मीटर है इस मीटर को कर देगा कैंसल आउट। हमारे पास क्या बचेगा? किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसकी अगर हम डायमेंशंस देखें तो देखो, हमारे पास एक मास है भाई। आई वाज अबाउट टू राइट 0, लेकिन ये 1 है। लेंथ है क्या यहाँ पे? लेंथ की कोई यूनिट नहीं है वहाँ पे। तो एल क्या हो जाएगा? 0। टाइम, टाइम की क्या यूनिट है? इसको ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम्स टाइम्स सेकंड टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा टी टू द पावर -2। इसकी पावर क्या है? ए। हो गया ये। फिर जो है ये मास की टर्म, भाई इस ये तो इससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकती थी। सिर्फ मास ही है वहाँ पे। m1 l0 t0, पावर क्या है? b। हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो पहली वाली है इसको लिख दो m1 टाइम्स a, क्योंकि आपको मालूम है x टू द पावर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 6। तो यहाँ पे 1 टाइम्स a gives you a। L is 0 times A is still 0. T, -2 times A is -2A. हो गया ये पहला वाला। Second, similarly, 1 times B is B, 0 times B is 0, and T times 0 is 0. ठीक है? अब क्या करेंगे? ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो क्योंकि बेस सेम है, पावर्स एड अप हो जाएंगी। फिर है ये दोनों, दोनों की पावर 0 है। 0 प्लस 0 is still 0. फिर है t, -2a पावर एंड 0, -2a प्लस 0 इज -2a। इधर क्या है? m0 l0 t1। तो जस्ट लाइक बिफोर, जहां पर बेस सेम है उनकी पावर्स को कर दो इक्वेट। तो यहाँ पे है m टू द पावर 0, यहाँ पर है m टू द पावर a प्लस b। तो हम लोग पावर्स को इक्वेट कर रहे हैं जब बेस सेम है। तो बेस है m, आई नो मैं इस पे बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ, पर आई रियली वांट दिस टू गो इनटू योर हेड्स कि इसको कैसे करना है। तो पावर m की है 0 ऑन द लेफ्ट, a प्लस b है ऑन द राइट। फिर l की पावर 0 ऑन द लेफ्ट, l की पावर 0 ऑन द राइट, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। t, t की पावर इज 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड -2a ऑन द राइट हैंड साइड। तो पहले इक्वेशन को बाय इटसेल्फ हमें कुछ भी नहीं देगी, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसको इसमें इंसर्ट करने के बाद आ जाएगा b equals 1/2, not a। ठीक है भाई। अब a भी आ गया, b भी आ गया, इसको कर दे यहाँ पर इंसर्ट। तो ये आ जाएगा t इक्वल्स c, हमने पहले बोला इज इक्वल टू 2 पाई। कैसे आया मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में, आज नहीं, बिकॉज टुडे आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो k की पावर क्या है? a क्या है? -1/2। b क्या है? +1/2। तो जस्ट लाइक बिफोर वी गॉट t equals 2 pi times square root of
ओके, दिस इज नॉट बी बाय द वे, दिस इज एम। आप लोग बिल्कुल टोकते नहीं हो वैसे, है ना? एम ओवर के। डन। Another problem of time period। तो आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। चलो इसके बाद करते हैं एक और टाइम पीरियड की प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन वो इन दोनों से काफी डिफरेंट रहेगी। Let's get to that now। प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। तो हो क्या रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट दैट इज गोइंग अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट around its planet depends on the radius of the satellite's orbit r। तो ये है सैटेलाइट का ऑर्बिट r। तो जब हम लोग ग्रेविटी की बात करेंगे तब हम सेंटर ऑफ मासेस की बात करेंगे, वेयर यू विल सी के एग्जैक्टली इस रेडियस का मतलब क्या है। बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स गुड इनफ टू नो दैट the time period of the satellite depends on the radius of the satellite's orbit and the mass of the planet and the universal gravitational constant g। Okay, तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड आउट द डिपेंडेंस ऑफ टी ऑन आर, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, mp, mass of the planet, and g, the universal gravitational constant। तो अब तक तो आपको आ गया कि इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। चलो mp को पहले रख लेते हैं। mp, mass of the planet to the power a, radius of the orbit of the satellite to the power b, and universal gravitational constant to the power c। तो पहले हमने जो भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसके अंदर इट डिपेंडेड ऑन ओनली टू वेरिएबल्स। अब ये तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अभी ये जो जी है, आपने पहले कभी देखा है क्या इसको, अपर केस जी को? तो लेट्स फर्स्ट फिगर आउट कि ये जी है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो लेट मी टेल यू कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या बोलता है। तो ऐसा देखते हैं कि ये रहा प्लैनेट, ठीक है, ये है प्लैनेट, ये रहा अपना सैटेलाइट, एस इज फॉर सैटेलाइट, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दीज टू, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? Okay? तो दोबारा से यहाँ पे लेबल कर देते हैं कि ये है अपना प्लैनेट भाई, ये है सैटेलाइट, और ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ masses ऑफ द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट। cool। तो अभी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये कहती है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दीज टू masses, it is directly proportional to mass of the planet mp, mass of the satellite ms, and square of the distance between the center of masses of the two objects, and the two objects are the planet and the satellite। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों? क्योंकि f डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ r, एंड r से और f में क्या प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। एनीवे हम इसको दोबारा से करेंगे। तो जस्ट लाइक बिफोर व्हेन यू टेक अवे द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, वही तो है अपर केस टी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बहुत टाइम हो गया एक्चुअली मुझको इसकी वैल्यू यूज किए हुए, बट इफ आई रिमेंबर राइट इट इज 6.67 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 11, आई थिंक सो। ये जो g है इसकी वैल्यू होती है 6.67 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 11। हमें अभी क्या निकालनी है, इसकी यूनिट्स निकालनी है। तो क्या करो, यूनिट्स निकालने के लिए बहुत आसान है, आइसोलेट g। g को इक्वेशन के एक तरफ अकेला कर दो, बाकी हर चीज दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो करो, यू विल गेट g equals f times r squared over mp/ms। करके देखो अपने आप से, अगर नहीं होता मुझे बताना, देन आई शो यू हाउ टू डू इट। ऑलराइट, तो यूनिट्स जी की निकालनी है, दैट मीन्स जो भी राइट साइड के ऊपर है उनकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गई यूनिट्स किसकी, जी की। तो फोर्स की यूनिट क्या है, पहले ये रहा फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन्स। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आर स्क्वायर, आर की यूनिट क्या है, डिस्टेंस,
मीटर, उसको कर दो स्क्वायर क्योंकि ये आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एमपी की ऐसा यूनिट क्या है, मास ऑफ प्लैनेट किलोग्राम्स, टाइम्स मास ऑफ सैटेलाइट अगेन इन किलोग्राम्स, सो किलोग्राम्स टाइम्स किलोग्राम्स इज किलोग्राम्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो। हमें मालूम है, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन क्या था भाई, न्यूटन था किलोग्राम्स टाइम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स एक और मीटर स्क्वायर जो कि ये वाला है, डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो होगा क्या कि जो ऊपर वाला किलोग्राम है, नीचे वाले जो किलोग्राम्स टाइम्स किलोग्राम्स है, उनमें से एक को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा मीटर क्यूब्ड, मीटर टाइम्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर टाइम्स किलोग्राम्स। तो ये हो गई हमारी जी की यूनिट्स सिंप्लीफाई करने के बाद। तो जस्ट लाइक बिफोर, ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दो के, जो कि एक डायमेंशनलेस एंड देयरफॉर अ यूनिटलेस कांस्टेंट है। तो के बाद क्या आएगा, ये सब कॉपी कर लो, mp to the power a, r to the power b and g to the power c। गुड। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे इनकी यूनिट्स। तो हम इक्वेशन बनाएंगे जस्ट यूनिट्स की। लेफ्ट साइड पे क्या है, सेकेंड्स, राइट साइड पे के, हमने अभी बोला कि इसकी कोई डायमेंशंस देयरफॉर कोई यूनिट्स नहीं होती। तो उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एमपी के ऊपर। एमपी क्या है, मास, मास की यूनिट्स क्या है, किलोग्राम्स। यहाँ पर मास की पावर क्या थी, ए। आर, आर जो है रेडियस मींस लेंथ, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मीटर्स। आर की पावर क्या है, बी, देयरफॉर मीटर्स की पावर है बी। जी, हमने यहाँ पर अभी निकाला है कि जो जी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स की टर्म में जी क्या बन जाता है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर बाय किलोग्राम्स। तो इसको लिख देंगे मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर टाइम्स किलोग्राम्स। जी की क्या पावर है, सी। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेसिक अलजेब्रा। तो किलोग्राम्स, चलो पहले इसको कंबाइन करते हैं, किलोग्राम टू द पावर ए माइनस सी। माइनस सी यहां से आ रहा है क्योंकि किलोग्राम की पावर थी यहाँ पर सी, जब ये ऊपर जाएगा किलोग्राम तो हो जाएगा किलोग्राम टू द पावर नेगेटिव सी। उसको कंबाइन करेंगे इसके साथ। उसके बाद है मीटर, मीटर की पावर है यहाँ पर बी और यहाँ पर है 3c प्लस 3c। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ सेकंड, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव 2 हो जाएगा, नेगेटिव 2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दे देगा नेगेटिव 2c। तो इन सब के अंदर अब क्या होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर किलोग्राम की क्या कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसको लिख देंगे किलोग्राम टू द पावर 0। मीटर का भी कोई फैक्टर नहीं है लेफ्ट साइड के ऊपर, इसको लिख देंगे m मीटर्स टू द पावर 0 टाइम्स सेकंड्स टू द पावर 1 इक्वल्स किलोग्राम टू द पावर a minus c mass to the power b plus 3c seconds to the power negative 2c। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास कितने यहाँ पे वेरिएबल्स है, a b c, इनमें से सबसे आसान क्या होगा, चलो उससे भी पहले क्या करते हैं, बेस से इक्वेट द पावर्स। So power of kilogram 0 on the left side, power of kilogram a minus c on the right side. Power of meter 0 on the left, b plus 3c on the right. Power of second 1 on the left, minus 2c on the right. तो सबसे पहला काम करो, ये करना सबसे आसान है, c निकाल दो -1/2। एक बार c पता चल गया तो जो पहली इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू डाल करके a निकाल सकते हैं। तो ये दे देगा a माइनस c, c इज -1/2 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स -1/2। चलो एक बार a आ गया तो अब यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे। तो b क्या हो जाएगा, b इक्वल्स -3c। ये दे देगा -3 टाइम्स -1/2 इक्वल्स 3 हाफ्स। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया a इक्वल्स -1/2, b इक्वल्स 3 हाफ एंड c इक्वल्स -1/2। हमारी इक्वेशन क्या थी,
हमारी इक्वेशन थी टाइम पीरियड की T इक्वल्स के एम पी आर जी और इनकी पावर्स थी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है भाई। अब चलो इनकी वैल्यूज लिखते हैं ए बी सी की। एंड इट टर्न्स आउट कि जो के है ये भी है 2 पाई एम पी की पावर है ए माइनस 1/2 आर की पावर है 3/2 जो कि है बी जी की पावर है सी -1/2। तो ये क्या दे रहा है हमें? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 2 पाई आर 3/2 एम पी एंड आर ये हो जाएगा 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स 2 पाई टाइम्स आर क्यूब्ड hang on, I'll make it look better. 2 pi times r cubed to the power 1/2 divided by mp r to the power 1/2। तो अब क्या करेंगे? दोनों नीचे और ऊपर वाले कंबाइन कर देंगे। ये हो जाएगा आर क्यूब एम पी जी 1/2। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। निकाल लिया हमने टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट गोइंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट इट्स प्लैनेट। अभी इसको क्या हम लोगों ने डायमेंशंस यूज करके भी करना है? कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको यूनिट से कर लो, ज़्यादा आसान हो जाता है। यूनिट सारा छोटी रहती है, एक चीज़ की यूनिट मास की किलोग्राम्स। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे m0 l1 सॉरी m1 l0 t0 सारा कंपरसम हो जाता है। एक सेकेंड। तो चाहो तो कर लो उसके साथ भी, अपना क्या जाता है, हम तो कर लेंगे। तो कर लेते हैं चलो। T इक्वल्स के एम पी ए आर बी जी सी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे m0 l0 t1 के की कोई डायमेंशंस नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एम पी की हो जाएगी m1 l0 t0 टू द पावर a। ठीक है भाई। m के बाद आता है r। ठीक है, r की हो जाएगी m0 l1 t0 पावर की लगा दो b। उसके बाद हमने क्या निकाला था? जी की क्या थी? एम मीटर क्यूब ओवर सेकंड स्क्वायर ओवर किलोग्राम। तो मीटर क्यूब ओवर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। ठीक है, ये थी यूनिट्स जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? पहला क्या होता है? मास। मास है यहाँ पे केजी जो कि बॉटम में है, इसको ऊपर लेकर क्या हो जाएगा? किलोग्राम इनवर्स। तो ये दे देगा m टू द पावर -1। उसके बाद क्या आता है? एल जो कि मीटर्स है यहाँ पे। तो मीटर्स की पावर है क्यूब, तो एल की पावर हो जाएगी 3। फिर है टाइम जो कि है सेकंड, नीचे ऊपर जाएगा बन जाएगा -2 t टू द पावर -2। इस सब की पावर हो जाएगी अब c। ओके, आई रियली डोंट लाइक कि जब मैं लिखती हूँ ना तो ऐसे स्लैंट होके ऊपर की तरफ चला जाता है, अगर लाइन्ड पेपर ना हो। तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है किसी के साथ, या सिर्फ मैं ही थोड़ी यूनिक हूँ इस मामले में? चलो, अब क्या करते हैं, अब हम लोग कंबाइन करेंगे m1 m0 m-1। तो ये हो जाएगा m1 टू द पावर a m टू द पावर -1 टू द पावर c। ये दे देगा -c यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से 0 टाइम्स b तो कुछ भी नहीं ना देगा। फिर लिखते हैं l टू द पावर 0। प्रॉब्लम ही नहीं कुछ, 0 की पावर 0 हो तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। l देखो यहाँ पर 1 टू द पावर b, b 3 टू द पावर c प्लस 3c। फिर लास्ट आ जाएंगे हम टाइम के ऊपर, 0 टू द पावर a स्टिल 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर देखो -2c इक्वल्स m0 l0 t1। तो अब क्या है, हम फिर से वही स्ट्रेटजी यूज करेंगे। m बेस से पावर्स को कर दो इक्वेट, 0 इक्वल्स a माइनस c। फिर ये l के लिए क्या आ जाएगा? 0 इक्वल्स b प्लस 3c और लास्ट 1 इक्वल्स -2c। तो हमारे पास फिर से सेम आंसर आ रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। तो ये लास्ट इक्वेशन क्या दे रही है हमारे को? ये दे देगी c इक्वल्स -1/2। फिर ऐसा करो, इसको डाल दो ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो a माइनस सी,
c क्या है -1/2 इक्वल 0, तो ये आपको दे देगी a इक्वल्स -1/2, ठीक है। फिर ये बीच वाली इक्वेशन में आओ, b प्लस 3 टाइम्स c, 3 टाइम्स -1/2 इक्वल 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल्स प्लस 3/2, तो a इक्वल्स -1/2, b इक्वल्स 3/2, c इक्वल्स -1/2। क्या पहले भी यही आए थे, -1/2, 3/2, -1/2। हियर यू गो, सेम आ गया। तो ये प्रॉब्लम सही किया। ए बी सी पता चल गया, हमने तो बस वही तो पता करने थे। उसके बाद इसको यहाँ पर डाल दो, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। तो आई नो ये वाली प्रॉब्लम्स लंबी हैं, टीडियस हैं, टाइम लगता है, लेकिन लकीली ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ डिफरेंट थिंग्स हियर। ठीक है, तो हमने अब तक की हैं 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। ये काफ़ी इंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, इवन दो सब काफ़ी सिमिलर थी, बट ये 3 प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको टाइम पीरियड की प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, लेट्स डू दोज इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट ये बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आई एम गोइंग टू पुट क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, जिसमें कि जो लेवल होगा वो फेयरली मीडियम लेवल से लेकर के जेई एडवांस लेवल तक जाएंगी वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की और प्रॉब्लम्स अदर देन टाइम पीरियड, ठीक है। तो डोंट मिस दैट लेक्चर। आई सी यू अगेन वेरी सून। अंटिल देन, you better keep studying. Have a good one.